चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। बाबू, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरे साइंस नहीं, साइंस में आप जानते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। आज मैं आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। पूरे सिलेबस से पूरा फिजिक्स में क्या चीज कितना पढ़ना होता है, कहां से क्वेश्चंस क्या आती है, हर टॉपिक से आपको रूबरू करवाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार जल्दी से जितने बच्चे हो सके उतने के पास शेयर कर दें। आप देख रहे हो बाबू, पूरे क्लास 10th की साइंस का पूरे सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आपका फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। बायोलॉजी वाला सर बायोलॉजी का दे चुके होंगे, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री का दे दिए हैं, फिजिक्स वाले जो आज आपके सामने हो रही है। ठीक है ना बाबू। देखो, पूरे फिजिक्स में हम लोग को जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, पूरे फिजिक्स में सर, पूरे फिजिक्स में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पूरे साइंस में जो होता है बाबू 100 नंबर नहीं 80 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका फिजिक्स से क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। अभी फिजिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिजिक्स में जो होता है बाबू ना, 30 नंबर का फिजिक्स होता है, 25 नंबर का केमिस्ट्री होता है, 25 नंबर का बायोलॉजी होता है। मतलब पूरे साइंस के पेपर में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, वो फिजिक्स से होता है सर। और आप जानते हो कि क्वेश्चन किसी से भी पूछे जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। ठीक है ना। इस 30 नंबर में 16 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 14 नंबर का ही सब्जेक्टिव किया जाता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, क्या क्या पढ़ने होते हैं। याद रखना है कि 30 नंबर का फिजिक्स में पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मात्र 16 नंबर की पूछी जाती है और 14 नंबर की सब्जेक्टिव होती है। बात समझ में आ रही है। अब फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं बाबू, हम थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना बाबू। ये जो फिजिक्स होती है ना, इस पूरे फिजिक्स में हम लोग को टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ते हैं। पहला चैप्टर्स जो आपका प्रकाश का प्रवर्तन है, जिसको आप बोलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो। इसमें हम लोग दर्पण से संबंधित बात करते हैं। नाम सुने होंगे दर्पण, जिसको घर में आईना बोलते हो ना, वही है दर्पण, जिसको प्यार से हम लोग मिरर बोलते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग दर्पण से संबंधित बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग बाबू लेंस से संबंधित बात करते हैं। कहां से? लेंस से संबंधित बात करते हैं। और लेंस का शुद्ध हिंदी नाम जो है ना, उसको ताल कहा जाता है, याद रखिएगा। लेंस का शुद्ध हिंदी नाम ताल बोलते हैं उसको। ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसारें। मतलब बाबू प्रकाश के बारे में तो पढ़ लिए आप, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। थर्ड चैप्टर जो आपका है ना, वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब नेत्र तो सबका होता है, आंख सबका होता है सर, है ना, हर जानवर का भी होता है। लेकिन हम लोग जो आंख पढ़ेंगे, अपने नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो केवल मानव का ही पढ़ेंगे सर। ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल संसार मतलब वर्ल्ड। ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर जो है आपका वो विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिस घर में आपका करंट के बिना कुछ हो नहीं सकता है, आज पूरा का पूरा डिपेंड आप करंट से हो, तो उसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में पढ़नी है आपको। पांचवा चैप्टर विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। आप देखते होंगे कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा गुजरता है, करंट जाता है, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। अगर उसके आसपास आप जाओगे ना, तो होता क्या है कि आपको करंट लगेगा। आई बात समझ में? तो जैसे ही वायर को आप छूते हो तो क्या होता है, आपको चिपका लेता है। चिपकाने का काम चुंबक का होता है। इसलिए कह रहा है ना कि विद्युत धारा अगर किसी से प्रभावित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में पढ़नी है सर। और लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा कहां कहां से प्राप्त हो सकता है। स्रोत का मतलब होता है बाबू ना, स्रोत का मतलब जिस चीज की प्राप्ति जहां से होती है उसको स्रोत कहते हैं। जैसे आप बोलते हो घर में आपका पैसा का स्रोत क्या है, तो स्रोत मतलब जहां से पैसा आता है। स्रोत का मतलब जहां से जो चीज आ रहा है ना, उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो टोटल आपका 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे फिजिक्स में, टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट चैप्टर आपका ऊर्जा का स्रोत है। आई बात समझ में? अब हर चैप्टर में क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करें। मैं तो आपको बता दिया आपको कि बाबू 2 चैप्टर्स होते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग दर्पण से संबंधित बात करते हैं, अपवर्तन में हम लोग लेंस से संबंधित बात करते हैं। आई बात समझ में? अब फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, बताया अभी कि प्रकाश का प्रवर्तन का मेन टॉपिक दर्पण है और अपवर्तन का मेन टॉपिक आपका लेंस होता है। तो उसके बाद सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण। अब दर्पण में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब, छवि। छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है। आप इमेज देखो बाबू, एक परछाई होता है, एक इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। परछाई क्या होता है? जब धूप में चलोगे ना तो आपका जो काला एक शैडो बनता है ना, उसको परछाई कहते हैं। और जब कैमरा में फोटो खींचते हो आप, तो हूबहू आपके जैसा एक बहुरूपिया अंदर होता है कैमरा में, मोबाइल के अंदर, उसको प्रतिबिंब, इमेज कहा जाता है। तो हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है। अब ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है। साइन कन्वेंशन, मतलब बिना साइन कन्वेंशन का आप एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हो। दर्पण सूत्र, आवर्धन। दर्पण सूत्र बाबू ये फॉर्मूला होता है जिसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है बाबू, याद रखना। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए दर्पण सूत्र को, ठीक है ना। ये सब टॉपिक जो है, टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे। बात समझ में? सेकंड चैप्टर में हम लोग आते हैं। सेकंड चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, और मैंने बताया था इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो किससे संबंधित बात करेंगे। जिस तरह आप प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे दर्पण में, वैसा ही सब कुछ पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पे दर्पण नहीं, यहाँ पे लेंस होगा आपका। आ रही बात समझ में? तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि भाई अपवर्तन होता क्या है। आयताकार ग्लास स्लैब, अपवर्तक सूचक। ग्लास स्लैब बोलते हैं बाबू ना, जैसे देखो अपवर्तक ग्लास स्लैब क्या हुआ ना, कि एक आयताकार ग्लास होता है, ठीक है, ये पूरा ग्लास है, मोटा ग्लास है। इससे हम लोग प्रकाश के किरण को भेजते हैं, तो बाहर भी निकलता है, लाइट का स्पीड स्लो होता है, फिर बाहर निकलता है, ऐसे बाहर स्पीड स्लो हो जाती है जब आपका ग्लास स्लैब में इंटर करता है, फिर बाहर निकलता है, फिर लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सब पूरी घटना होती है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, ये मोटा ग्लास है पूरा। अब इससे आप लाइट भेजोगे तो लाइट, इस जो मोटा ग्लास स्लैब है इतना दूर तो ट्रेवल करेगा ना, तो लाइट की स्पीड तो कमेगी। तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि जब ग्लास के अंदर लाइट एंटर करता है तो होता क्या क्या है असल में। फिर पढ़ेंगे गोलाकार लेंस, लेंस के बारे में। फिर अपवर्तन क्या होता है, लेंस द्वारा छवि। छवि यहाँ पे जो बार बार छवि कहा जा रहा है ना, आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा तो वहां पे छवि छवि बार बार करेगा। छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है ना। छवि, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, देखो किरण आरेख, साइन कन्वेंशन, इसमें भी ये साइन कन्वेंशन लेंस के लिए होगा। लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेंस में इमेज कैसा बनता है, कैसे बनता है, वो सब दिया गया है आपको सब। बस टॉपिक से आपको मैं रूबरू करवा रहा हूं। थर्ड चैप्टर जो आता है वो है मानव नेत्र। हम बाबू पूरा अपने आंख के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आंख में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज होता है, कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं। आप सुने होंगे सब, दुनिया का सबसे बड़ा दान नेत्रदान होता है, इससे बड़ा तो दान हो नहीं सकता है। खून तो हर आदमी दे देता है, रक्त तो हर आदमी देता है सर, लेकिन अपना नेत्र नहीं दे सकते हो। अपना जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट करके दूसरा को तो दे नहीं सकते हो आप। तो दुनिया का सबसे बड़ा दान जो है ना, वो है नेत्रदान आपका। और नेत्र में पूछता है क्वेश्चन कि अपने आंख जब नेत्र जब दान करते हो तो कौन सा भाग दान किया, पूरा ऐसे आंख ऐसे निकाला वैसे निकाल कर ऐसे दान कर दिया, नहीं। नेत्र दान में केवल आपके आंख का कॉर्निया को दान किया जाता है। पूछेगा, प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि नेत्र दान में किसको दान किया जाता है, आंख के कौन से हिस्से को, तो कॉर्निया को बोलना है, ठीक है ना। मानव नेत्र, मानव नेत्र में पढ़ेंगे मानव नेत्र क्या होता है, उसकी आवास एवं शक्तियां। मानव नेत्र में कौन कौन सी दोष होती हैं जिसके कारण आप चश्मा पहनते हो ना चश्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका सुधारक, जब वो दोष हो जाए हमारे आंख में तो उसको सुधारेंगे कैसे हम लोग। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो बाबू हमारे आंख में 3 तरह की बीमारियां होती है, 3 तरह के दोष होते हैं, याद रखिएगा। एक मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, एक प्रेस बायोपिया जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ये सब जो दिया गया है ना बाबू, इंग्लिश नाम है, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड क्या करता है ना, हिंदी को इंग्लिश में लिखकर पूछता है। ये जो मायोपिया देख रहे हो ना, ये निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश में नाम है, जिसको लिखा जाता है मायोपिया, ऐसे मायोपिया। इस मायोपिया को हिंदी में लिखकर पूछता है मायोपिया। बताइए बच्चे, तो आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप पढ़ोगे हिंदी। अब निकट दृष्टि दोष नहीं देकर निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश वाला नाम मायोपिया दे देता है। अब टेंशन में तुम वो निकट खोज रहे हो, निकट मिल नहीं रहा है,
दूर खोज रहे, दूर मिल नहीं रहा है। अब वहां से बैठे बैठे जिस मास्टर से पढ़े उसको तुम अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हो बात? तो भूलना नहीं है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम मायोपिया है आपका, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। फिर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे कि जब कोई प्रिज्म होता है उससे प्रकाश की किरण भेजते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होता है। ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सर। फिर पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडल में अपवर्तन कैसे होता है, तारों का टिमटिमाना क्या घटना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले सूर्य पहले दिखाई देता है, सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, आसमान लाल दिखाई देता है। कारण क्या है सर? तो कारण है अपवर्तन। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है असल में कारण क्या होती है। लास्ट टॉपिक है प्रकाश के प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टाइंडल है टिंडल होता है, टिंडल प्रभाव बोलते हैं इसको। आई बात समझ में? तो थोड़ी सी बात को ध्यान देनी है। तो ये मानव नेत्र की टॉपिक है, मानव नेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र, हम अपने आंख के बारे में जो पढ़ते हैं बाबू। आई बात समझ में? नेक्स्ट चैप्टर आपका विद्युत धारा है सर। विद्युत धारा में क्या क्या पढ़नी होती है, तो विद्युत धारा क्या होता है पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्किट क्या होता है, सर्किट वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ये सर्किट जो आप घर में पूरा वायरिंग होता है ना पूरा, तो उसको सर्किट कहा जाता है बाबू। एक दो तरह का सर्किट होता है, खुला, इस सर्किट को, इस सर्किट इंग्लिश नाम है, असल में इसका हिंदी होता है परिपथ। परिपथ को इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। इस सर्किट जो है ना इंग्लिश नाम है आपका। ये परिपथ के बारे में पढ़ते हैं, परिपथ दो होता है, खुला परिपथ, बंद परिपथ। अगला टॉपिक है विद्युत क्षमता क्या होता है, संभावित अंतर उसमें। फिर है आपका सर्किट आवेश मतलब सर्किट आरेख, सर्किट मतलब इसी को बोल सकते हो आप परिपथ परिपथ आरेख मतलब परिपथ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे खींचते हैं, उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, ओम का नियम क्या होता है। फिर है प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोधकता, श्रृंखला और समांतर में प्रतिरोधक। ये समांतर नहीं, इसको ऐसा समझो, श्रृंखला का मतलब होता है बाबू जोड़ना, ठीक है ना। प्रतिरोध पढ़ेंगे और प्रतिरोध का समूहन पढ़ेंगे सर, कि प्रतिरोध को कितने ढंग से जोड़ा जाता है। आप सुने होंगे नाम, प्रतिरोध को 2 ढंग से ऐड किया जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम, एक सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। वही है श्रृंखला का मतलब समूह। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब ये तार है, वायर है, इससे करंट फ्लो करोगे ना बाबू, तो ये गर्म हो जाता है, कभी कभी सुने हो, गर्म हो जाता है। वही है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो वहां से ऊष्मा उत्पन्न होता है सर, उसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव। फिर पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है सर, ठीक है। यही इतना टॉपिक है जो आपको मेन, अभी छोटी मोटी बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आती है। मेन टॉपिक जो है आपका इस सामने दिया गया है सर, यही है ओम का नियम का पूरा सर्किट, याद रखिएगा, यही ओम का नियम है। V बराबर IR पूछता है सर, प्रूफ कीजिए, निकालिए, सिद्ध करिए ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट चैप्टर्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब कि जब किसी भी तार से, किसी भी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है सर। अगर उस क्षेत्र में आप जाइएगा ना, कभी सुने ऐसे कि किसान लोग गर्मी के दिन में, मई जून का दिन में जो खेती वेती होती है, उसमें होता क्या है ना, जो गेहूं, शायद अभी तो गेहूं होती है ना, कटती है, तो गर्मी में होती है, तो वही गर्मी में पकता है गेहूं। और कभी सुने होंगे ना कि आग लग गया गेहूं में अचानक। ये सबसे ज्यादा उस जगह पे होता है ना जिस जगह पे बाबू आपका बड़ा बड़ा हाई टेंशन वायर जाता है। कभी देखे होंगे आप यहाँ पे ऐसे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, कभी आप देखे होंगे ना ऐसे ऐसे टावर होती है लगा हुआ, ऐसा ऐसा टावर होता है बीच में, बहुत सारे बड़ा बड़ा टावर होता है। इस टावर से 2 टावर लगा हुआ है आपका, ठीक है, 2 टावर है, यहां से लाइन, वो बहुत सारा वायर ऐसे होकर जाता है, बहुत सारा वायर होता है ऐसे, 2-3 पेयर में वायर होते हैं, 2-3 वायर होते हैं। इसकी इतनी वजन होती है ना, बहुत स्ट्रेचबल ढंग से खींचा होता है, लेकिन इतना इसका वजन होता है कि फिर भी ये नीचे की ओर लिफ्ट करता है। इससे जो करंट जाता है ना बाबू, वो बाबू 1,00,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट तक जाता है, याद रखिएगा, 1,32,000 वोल्ट तक जाता है। और जो घर में आप लाइन यूज करते हो ना, वो मात्र 220 वोल्ट होता है, मात्र 220 वोल्ट। ये जब आपको करंट मारता है ना, तो पूरा दिमाग जो है ना, वो उसका पूरा कनेक्शन इधर से उधर हो जाता है। 1,32,000, सोचो कि ये पूरा अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाकर जाता है,
आपको अगर इसके चपेट में आना है तो आपको छूने की जरूरत नहीं है, आप आसपास भी रहिएगा ना तो आपको मार देगा वो। अब होता क्या है ना कि ऑलरेडी ये क्षेत्र बनाता है, इतना हाई वोल्टेज आने के कारण अच्छा खासा हीट जनरेट करता है, ठीक है, और काफी ज्यादा क्षेत्र बनाए होने के कारण, बात समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत भी अगर हीट उत्पन्न होता है ना, और गर्मी का दिन तो होता ही है, और गेहूं सूखा होता है ऑलरेडी, थोड़ा सा चिंगारी पकड़ने लायक बस उसको चाहिए, आग लग जाता है। तो किसी भी वायर से करंट जाता है ना बाबू, तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, ठीक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। आपके घर में जो वायर है उससे एकदम सबसे कम बोलिए, वो सबसे कम जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है, उसको छूना पड़ेगा तब आपको क्षेत्र का अनुभव होगा। लेकिन अगर 1,32,000, 1,64,000 ये सब वोल्ट में अगर जाइएगा तो आपको छूने की जरूरत नहीं है, काफी दूर भी वायर रहेगा ना तो आपको झटका मार देगा, झटका ही नहीं मारेगा, अगर एक बार चले गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सीधा। तो वही है आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। सेकंड टॉपिक धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी भी चालक में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे, इसको बताइए, आप सिद्ध करिए। उसको बताने के लिए उसका बहुत सारा नियम भी है आपका, ठीक है ना, दाहिना हाथ का अंगूठा नियम, वृत्ताकार लूप, परिनालिका, ये सब चुंबकीय प्रभाव पे ही काम करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का नाम जो सुने होंगे आप। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र एवं धारावाहिक चालक पर बल। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, सही बात है। किसी वायर से करंट जा रहा है तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया है, उस क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो आपको झटका मारेगा, वो झटका क्या होता है, बल। बिना बल से आप एक पत्ता भी घर का नहीं हिला सकते सर। तो वही बोल रहा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाहिक चालक को रखिएगा तो उसके ऊपर बल लगता है, उसको दिखाइए, उसके बारे में पढ़ना है सर। फिर पढ़ना विद्युत मोटर क्या होता है, मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, फिर पढ़ेंगे घरेलू सर्किट। घरेलू सर्किट मतलब बाबू घर में हम जो वायरिंग करवाते हैं ना, वो कैसे वायरिंग करवाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। लास्ट चैप्टर आपका है फिजिक्स का, जो आपका है बच्चा ऊर्जा का स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कहां कहां से आप ऊर्जा को प्राप्त करते हो। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा क्या है, ईंधन क्या है, ऊर्जा का स्रोत कहां कहां है। आप जानते हो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना आपका सूर्य है, सन। फिर पढ़ेंगे ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, बायोगैस संयंत्र क्या होता है, पवन ऊर्जा का प्रकार मतलब ऊर्जा कहां, ऊर्जा कैसा कैसा होता है। बायोगैस संयंत्र सबसे वीवीआई टॉपिक है सर, जो एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है विथ डायग्राम के साथ, जो आपको यहाँ पे दिया गया है बायोगैस संयंत्र के बारे में। ऐसे पढ़ना बहुत कुछ हम लोग को, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाबू ये पूरा आपका फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ जो आपको आज बताया गया है। फिजिक्स में कौन से चैप्टर कितने पढ़ने हैं उसके बारे में पूरी कहानी आपको बताई गई है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो आज हम इतना ही रखेंगे पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन से। अच्छा लगा तो बाबू आप शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।